तारीख 24 जून 2017। समय रात के 10:25। जगह चूरू मालासर गांव, राजस्थान। 24 जून 2017 को पुलिस ने राजस्थान के सबसे खूंखार गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर किया था। राजस्थान में हवा चली थी कि मरुधरा से दहशत का खात्मा हो गया है। पुलिस महकमा अपने अफसरों को बधाई दे रहा था, लेकिन 7 साल बाद आनंद पाल नाम का जिन्न फिर से जिंदा हो गया है। राजस्थान की फिजाओं में एक बार फिर गैंगस्टर आनंद पाल का जिक्र चल रहा है। लेकिन गोली और गैंगस्टर के बीच की थ्योरी जब कोर्ट में पहुंची तो एसीजेएम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों और पुलिस वालों पर सवाल खड़े कर दिए। गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर करने वाले आईपीएस अधिकारी समेत 7 पुलिस वालों पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। एसीजेएम कोर्ट ने सीबीआई के ओर से दी गई क्लीन चिट की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर इस मामले में संज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर पर आखिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आखिर सीबीआई ने कोर्ट में क्या दलीलें रखी? सवाल यह भी है कि 7 साल बाद कैसे एनकाउंटर का जिन्न बाहर आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने क्यों नहीं माना? पुलिस की ओर से पेश की गई चार्जशीट में आनंद पाल एनकाउंटर की कहानी क्या कहती है? बचाव पक्ष की वो कौन सी 5 मुख्य दलीलें हैं जिनके आधार पर कोर्ट ने 1.5 साल तक चली सीबीआई जांच की रिपोर्ट मानने से ही इनकार कर दिया? पच्चीस जून 2017 को चूरू जिले के रतनगढ़ पुलिस स्टेशन में तत्कालीन एएसपी करण शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने रिपोर्ट में कहा था, सोर्स से एसओजी को पता चला कि राजस्थान का कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर आनंद पाल सिंह ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ हरियाणा में सिरसा के ग्राम शेरपुरा में सुरेंद्र महरिया उर्फ प्रधान के मकान पर भेष बदल कर शरण ले रहा है। सूचना मिलते ही तत्कालीन एसओजी एएसपी संजीव भटनागर के नेतृत्व में पुलिस वहां रवाना की गई। सुरेंद्र महरिया उर्फ प्रधान ने एसओजी टीम को बताया कि उसके घर में पिछले कुछ समय से बोस, विजेंद्र सहारण, गोदारा और संदीप चौधरी नाम के लोग आकर रुकते हैं। पुलिस ने उनका हुलिया बताया तो सुरेंद्र प्रधान सभी को पहचान भी गया। इसके बाद एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया। इसमें तत्कालीन कुचामन सीओ विद्या प्रकाश, एसओजी के सीआई सूर्यवीर सिंह, कांस्टेबल हरिराम, संदीप, सोहन सिंह और नरेश कुमार को शामिल कर 21 जून 2017 को आनंद पाल के घर के बाहर तैनात किया गया।
आनंदपाल के एनकाउंटर से पहले पुलिस ने उसके भाई और उसके गुर्गे देवेंद्र उर्फ गट्टू को पकड़ा था। कहा जाता है कि पुलिस ने दोनों के एनकाउंटर करने की धमकी दी। इस पर विक्की तो कुछ नहीं बोला, लेकिन गट्टू डर गया। गट्टू ने बता दिया कि आनंदपाल सिंह एक दिन पहले ही राजस्थान आया है। चूरू के मौलासर के खेत में बने श्रवण सिंह के एक मकान में रह रहा है। ये पता लगते ही करीब 150 पुलिस और कमांडो के साथ चूरू पहुंची। पुलिस ने मौलासर गांव को पूरी तरह से घेर लिया। चूरू एसपी राहुल बारठ ने आनंदपाल सिंह को सरेंडर करने के लिए 3 बार तेज आवाज लगाई। चेतावनी दी गई कि आनंदपाल, तुम चारों तरफ से पुलिस के घेरे में हो। कांस्टेबल सोहन सिंह सबसे आगे छत की तरफ था। पीछे सूर्यवीर सिंह और उसके पास में राहुल बारठ और धर्मवीर सिंह थे। सोहन सिंह ने बताया कि आनंदपाल सिंह उनकी तरफ आ रहा था। तभी आनंदपाल सिंह ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में आनंदपाल सिंह मारा गया। चौबीस जून 2017 को रात के करीब 10:25 का खबर आई कि पुलिस ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन कुछ ही समय बाद इस एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठने लगे। आनंदपाल के परिजनों ने भी इसे फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए आनंदपाल के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। देखते ही देखते पूरे राजस्थान में विरोध शुरू हो गया। अन्य राज्यों में भी राजपूत आनंदपाल के समर्थन में पहुंचने लगे। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर पर उनके परिजनों के एडवोकेट ने इसे फर्जी बताते हुए कहा कि उसको हरियाणा से पकड़कर लाया गया था और चूरू में मैनेज कर फर्जी एनकाउंटर किया गया। लेकिन गैंगस्टर आनंदपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसके एनकाउंटर पर सवाल खड़ी करती रही है। आनंदपाल सिंह की मौत के बाद उसका 2 बार पोस्टमार्टम किया गया था। पहली बार 25 जून को हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसके शरीर पर 41 चोटों के निशान थे। कुल 11 गोलियां लगने की बात थी। इसके बाद 30 जून को जब दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया तो आनंदपाल के शरीर से 2 गोलियां और बरामद हुई थी। इस रिपोर्ट में यह पता चला कि आनंदपाल के शरीर में जो गोलियां लगी उससे चोट संख्या 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 के पास टैटू की तरह बिल्कुल पास पास हो गई थी। इस तरह के निशान शरीर के नजदीक करीब 6 फीट की दूरी से किए गए फायर से ही होते हैं। अदालत की 4 दीवारी में जब गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर का मामला पहुंचा तो पूरे सीन की तस्वीर ही बदल गई। आनंदपाल की पत्नी के वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट में बताया कि आनंदपाल घर की छत पर छुपा हुआ था। पुलिस ऊपर नहीं जा पा रही थी। ऐसे में पुलिस ने आनंदपाल के भाई रुपिंदर को आगे चलने को कहा। पुलिस ने आनंदपाल के भाई रुपिंदर सिंह को कहा कि वो आनंदपाल को नहीं मारेंगे। रुपिंदर छत पर जाने लगा और उसके पीछे पुलिस छत पर पहुंची। छत पर आनंदपाल ने सरेंडर किया। सरेंडर करते ही आनंदपाल और पुलिस में मारपीट हो गई। इसी दौरान तत्कालीन एसपी राहुल बारठ, एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश ने आनंदपाल को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वकील ने कोर्ट में भी ये कहा था कि 3 से 5 फुट के करीब से आनंदपाल पर गोली चलाई गई।
ये पूरा मामला आनंद पाल को सरवण सिंह के घर पे मालासर में घेर लिया था। करीब 200 पुलिस के अधिकारी वहाँ पर थे। छत के ऊपर आनंद पाल छुपा हुआ था। पुलिस पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो, क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे, हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए। छत पर जाते ही आनंद पाल ने सरेंडर कर दिया। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसको पटक करके पिटाई की और उसके बाद में कैलाश, सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया, जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेके पुलिस को 302 की आरोपी बनाया। जबकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जैसे ही हम उस ठिकाने पर पहुंचे, आनंद पाल ने मकान के पिछले दरवाजे की तरफ जाकर AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस के पास पहले से ही जानकारी थी कि उसके पास 400 राउंड गोलियां हैं। आनंद पाल ने करीब 100 राउंड गोलियां चलाई और खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन छत से पुलिस मकान में घुस गई और पीछे से आनंद पाल पर 6 गोलियां दाग दी, जिसमें आनंद पाल मारा गया। पुलिस की एनकाउंटर वाली इस थ्योरी पर आनंद पाल की पत्नी के वकील ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि पुलिस ने बताया था कि आनंद पाल के पास 400 कारतूस बचे थे और वो AK-47 से गोलियां बरसा रहा था। फिर भी पुलिस ने उसके पास जाकर पीठ में कैसे गोली मार दी? SGM कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। जी, हम लोग न्याय की इस लड़ाई के में हमें कोर्ट पे पूरी उम्मीद थी, भगवान पे पूरा भरोसा था। भगवान ने हमारे साथ न्याय किया और न्यायपालिका ने हमारे साथ न्याय किया और आज न्याय हुआ भी है और सबको दिखा भी है न्याय। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और पूरी की पूरी स्पष्ट रूप से हत्या है, क्योंकि उसके मुख्य गवाह जो है वो विक्की भाई साहब है और विक्की भाई साहब की आंखों के सामने ये हत्या की गई थी। तो इसको हम लोग इनकाउंटर कैसे मान लेते हैं? आनंदपाल सिंह इनामी बदमाश था, लेकिन उसे पकड़े जाने के बाद उसकी हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए CBI की क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार की जाती है। तत्कालीन चुरू SP राहुल बारट, तत्कालीन कूचामान CO विद्या प्रकाश, तत्कालीन से सूर्यवीर सिंह, तत्कालीन हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल सोहन सिंह, धर्मपाल और धर्मवीर के खिलाफ धारा 147, 148, 302, 326, 325, 324 और 149 के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया। SGM कोर्ट का फैसला आ गया है। एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे का आदेश हो गया है। लेकिन मरुधरा के शांत माहौल में गैंगस्टर आनंद पाल ने कैसे अपना साम्राज्य खड़ा किया? कैसे आनंद पाल राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया? राजस्थान की धरती पर गैंगस्टर ने अपने पांव पूरी तरह जमा लिए होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की दहशत कम नहीं हुई। कि गैंगस्टर आनंद पाल राजस्थान की शांत फिजा में बारूद घोलने लगा। आनंद पाल ने राजस्थान में गैंग की बुनियाद रखी और फिर मौत की सुपारी लेने लगा। यहीं से राजस्थान में गैंग वॉर की दीवारें खड़ी हो गई। दो 2001 में आनंद पाल ने खेराज जाट में हत्या कर राजस्थान में दहशत की दुनिया में पहला कदम रखा।
यही वो साल होता है जब राजस्थान में गैंग वॉर की शुरुआत होती है और देखते ही देखते राजस्थान में कई गैंग बन जाते हैं जो अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए गैंग की दीवारों पर गोलियां बरसाते हैं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए गोलियां बरसाता, तो दूसरी तरफ आनंदपाल गैंग मरुधरा का माथा गोलियों से छलनी करता। राजस्थान में अब गैंगस्टर्स के बीच बदले की शुरुआत हो चुकी होती है। एक गैंग दूसरे गैंग को कमजोर कर अपना वर्चस्व बढ़ाने लगता है और देखते ही देखते राजस्थान में कई गैंग खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, कारोबार को बढ़ाना है। हाँ, उसके लिए तो 2 और लाइसेंस लेने होंगे। भाई साहब, कारोबार तो ठीक है, लेकिन कारोबार के साथ साथ जो है गैंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी कारोबार बढ़ेगा। हाँ, सुना है मार्केट में कई नए लड़के आ गए हैं जो बहुत उड़ रहे हैं। साल 1998, जगह सीकर। राजस्थान में अपनी गैंग का दबदबा कायम करने के लिए बलवीर बनूड़ा और राजू ठेहट ने सीकर में भेभाराम हत्या कर दी। एक दुकान पर खड़े भेभाराम को सरेआम गोलियों से भून दिया। राजू ठेहट और बलवीर बानूड़ा शराब के धंधे में उगाही करने लगे। जो पैसा नहीं देता था उसे मार दिया जाता था। लेकिन राजू ठेहट और बलवीर की दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली। शराब के ठेकों पर पैसे के हिसाब को लेकर राजू ठेहट और बलवीर बानूड़ा के साले विजयपाल से लड़ाई हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि राजू ठेहट ने बलवीर के साले विजयपाल की हत्या कर दी। यहीं से राजू ठेहट और बलवीर बानूड़ा के बीच अदावत शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। राजस्थान में गैंग वॉर की तकरार अपने चरम पर आ गई। साले की हत्या के बाद बलवीर बानूड़ा बदले की आग में सुलगने लगा और फिर उसने राजू ठेहट से अपने साले की मौत का बदला लेने के लिए आनंदपाल सिंह गैंग से हाथ मिला लेता है और दोनों अवैध शराब और खनन का धंधा करने लगे। साल 2006, जगह सीकर। आनंदपाल गैंग से मिलने के बाद बलवीर बनूड़ा गैंगस्टर राजू ठेहट के सबसे करीबी गोपाल फोगाट की हत्या करवा देता है। राजू ठेहट, बलवीर बानूड़ा और आनंदपाल का गैंग आमने सामने आ जाता है और मरुधरा की माटी गैंग वॉर के लहू से लाल होने लगती है। दोनों गैंग अब एक दूसरे से बदला लेने के लिए साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन 2014 में बलवीर बानूड़ा और आनंदपाल पर हमला होता है। इस हमले में आनंदपाल बच जाता है, लेकिन बलवीर बानूड़ा मारा जाता है। बलवीर की मौत के 3 साल बाद 24 जून 2017 में आनंदपाल को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है। आनंदपाल के एनकाउंटर पर अदालत का फैसला आता है और एनकाउंटर को फर्जी बताया जाता है और अदालत एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे के आदेश देती है।